ओके, सो स्टूडेंट्स कल हमने परमुटेशंस के ऊपर डिस्कस किया था, राइट? एक बार पहले कल की स्लाइड पे चलते हैं। तो कल सबसे पहले हमने बात किया था कि परमुटेशंस कहाँ पे यूज करोगे तो अरेंजमेंट में यूज करोगे, कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज करोगे तो सिलेक्शन में यूज करोगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है? तो पूरा अंतर जो है वो ऑर्डर का है। जहां पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहां पे आप करोगे परमुटेशन, और जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहां पे आप करोगे कॉम्बिनेशन या सिंपल सिलेक्शन। ठीक है, फिर परमुटेशन के हमने कहीं ना कहीं तीन थ्योरम्स देखे थे। पहला थ्योरम था जब हमारे पास n अलग अलग चीजें हैं, उसमें से 8 चीजों को अरेंज करना है। जैसे आपके पास मैंने आपको कह दिया कि आपके सामने 10 अलग अलग बुक्स रखे हुए हैं और उनमें से किन्हीं 4 बुक्स को शेल्फ पे अरेंज करना है। 4 अलग अलग शेल्फ रखे हुए हैं, ठीक है? तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? द आंसर विल बी 10p4। 10 अलग अलग चीजों में से 4 चीजों को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज विल बी 10p4। फिर हमने थ्योरम नंबर 2 की बात की थी। थ्योरम नंबर 2 में क्या था? रिपीटिशन अलाउ कर दिया था। मतलब कि जब अरेंज कर रहे हो तो n अलग अलग चीजें हैं और उसमें से 8 चीजों को अरेंज करना है, लेकिन अब रिपीटिशन अलाउड है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आपको मैंने 7 डिजिट्स दे दिए 1 से लेके 7 तक, और मैंने बोला कि चलो इसमें से कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, और आप कोई किसी भी डिजिट को दोबारा यूज कर सकते हो, रिपीटिशन अलाउ कर देते हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी कि हर प्लेस पे 4 डिजिट नंबर है तो 4 डैशेस लगाओगे, हर डैश को फिल करने के 7 अलग अलग तरीके हो जाएंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बिकम 7 to the power 4। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 अगर हम इसमें कॉमन देखने की कोशिश करें तो कॉमन ये है कि दोनों ही थ्योरम्स में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, और उनमें से 8 चीजों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। दोनों में n डिफरेंट चीजें होती हैं और उनमें से 8 चीजों का हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग टॉकिर, अमृता, अरिजीत। तो बस अंतर ये है, थ्योरम नंबर 1 में रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR लगता है, और थ्योरम नंबर 2 में रिपीटिशन अलाउड हो जाता है तो n to the power r लगता है। फिर हमने बात किया था थ्योरम नंबर 3 का। अब थ्योरम नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स, कि थ्योरम नंबर 3 में n चीजें अलग अलग नहीं है ना? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, एंड pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड। तो यहाँ पे ना रिपीटिशन है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की थी कि मान लीजिए अगर आपके सामने 10 चॉकलेट्स रखे हुए थे और उसमें से एक सिल्क था, 2 डेरी मिल्क थे, दोनों डेरी मिल्क सेम थे, 3 5 स्टार्स थे एकदम कंप्लीटली सेम, एंड 4 किटकैट थे एग्जैक्टली सेम। तो कितने तरीके से आप अरेंजमेंट्स कर सकते हो? तो क्योंकि यहाँ पे अब 10 अलग अलग आइटम्स नहीं है, हमारे पास टोटल 10 आइटम्स तो है, लेकिन उनमें से कुछ रिपीटिशन हो रही है। तो इस केस में आप कैसे सॉल्व करते? इसमें आप लोगों को बताया गया था कि हम कहीं ना कहीं ये थ्योरम नंबर 3 का यूज करेंगे। पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग मान के पहले 10 फैक्टोरियल लिख दिया। अब उसके बाद डिवाइड किया, जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है, अगर कोई चीज 5 बार रिपीट हो रही है तो हमको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे डेरी मिल्क 2 बार रिपीट हो रहा था तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे थे। 5 स्टार 3 बार रिपीट हो रहा था तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। किटकैट 4 बार रिपीट हो रहा था तो हमने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 में जो चीज समझनी है, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 से अगर देखोगे क्या अलग है, तो 1 और 2 में दोनों n ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते थे, यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है। इसमें कुछ ऑलरेडी चीजों में आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। गाइस, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अच्छा, ठीक है। नहीं आदर्श, सबको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को सबने बोला है कि क्लियर है। सो दिस ये चीजें हमने कल के दिन में पढ़ी थी। अभी ये बताओ, कोई कॉन्सेप्ट में अभी कोई डाउट है क्या? कॉन्सेप्ट में कहीं किसी तरीके का डाउट है क्या आपको? आप अभी अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, हैंड रेज कर सकते हो, पूछो अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट आ रहा है मन में। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं।
किसी भी तरीके का जो हमने कल के दिन में 3 थ्योरम्स पढ़े थे, क्या वो सबके दिमाग में क्लियर है? ठीक है, सब लोग चैट में अभी नो 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 लिख रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अब एक कल मैंने स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? कितने लोगों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? रेज हैंड करो तो कितने लोगों ने ट्राई किया, थोड़ा पता चले। अभी तक 3 लोगों ने रेज हैंड किया है। 5 लोग, हर्ष, आदर्श, विवेक, विवांशु, टॉकीर, अंशु, मधुरेंद्र, बस इतने लोग? बाकी लोगों ने स्लाइड में जो क्वेश्चन रखा था नहीं किए हो? श्रेया, गाइस आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने जरूरी थे, है ना? राहुल ने भी ट्राई किया है। अच्छा, सबको ये जो लोग हमारे साथ पहली बार ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं, आपको सारे फीचर्स पता है ना कि जूम में जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको चैट पे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। श्रेया के लिए सर इंजेक्शन लगने की वजह से फीवर हो गया था तो नहीं कर पाए। ठीक है श्रेया, ये तो बहुत जेन्युइन सा कंसर्न है। एटलीस्ट आप अपने को सेफ तो कर रहे हो, जो हालत चल रही है बाहर। तो एक बार मैं जूम ओपन करता हूँ अपने फोन में। Recording in progress. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जूम पे पहली बार क्लास कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, तो आप जब जूम का आपके हाथ में जब फोन होगा तो वहां पे ना 3 डॉट्स के साथ मोर लिखा हुआ है। एक, है ना, 3 डॉट्स के साथ आपका वहां पे मोर लिखा होगा, आपको उस मोर पे जाना है एंड वहां पे आपको सारे वो मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट ट्राई कि मैं यहाँ पे कर पाऊंगा कि नहीं। ओके, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ फोन में शो करने का। ओके, तो आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो मोर वाला जो बटन है, इस मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये नीचे जो दिख रहा है, क्लैप हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्लैप, ये कुछ प्यार मोहब्बत वाले भी आ गए। अच्छा सारे, अच्छा मैंने सेटिंग पे एक्चुअली सारे इमोजीज ऑन करके रखे, ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आप इंस्टेंटली बिना चैट, अगर मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ तो आप यहाँ पे यस नो का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप एटलीस्ट थम्स अप कर सकते हो। डन, चलो तो यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर करता हूँ एंड आई बिकम द होस्ट अगेन फ्रॉम माय लैपटॉप। डन, तो ये उन लोगों के लिए था जो लोग पहली बार जूम कर रहे हैं या फिर आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया किसी कारणवश। चलिए, सो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशन। मतलब ये क्वेश्चन को जो समझ जाता है वो कहीं ना कहीं 60-70% परम्यूटेशन उसके दिमाग में क्लियर है, बिकॉज ये बहुत सारे टाइप्स को कवर कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो बी वेरी क्लियर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितने जिन जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, कितनों को दिक्कत हुई है जरा मुझे बताइएगा। क्या सारे पार्ट समझ में आ गए थे आपको? हिमांशु को दिक्कत हुई है, साक्षी, टॉकीर, हर्ष। ओके,
फरदीन कह रहा है ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में है, वो अटेम्प्ट किया है, नहीं हुआ है। ठीक है फरदीन, तो ये वाले को अगर अच्छे से समझेंगे तो वो क्वेश्चन भी आराम से हम कवर कर पाएंगे, है ना। तो चलिए अब अच्छे से सबको समझिएगा बात को। ओके, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास यहां से। अच्छा, मीनवाइल इस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस भी मैंने दे रखे थे, है ना। तो मैं थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का हेल्प लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इज दिस ओके? थोड़ा सा अपना टाइम बचेगा, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन पे हम जल्दी जा सकेंगे। डन। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि कितने तरीके से इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को आप अरेंज कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है, आप देखोगे कि इसमें कितने लेटर्स है, तो INDE इसको पूरा गिनोगे तो 4 7 10 12 लेटर्स है। लेकिन इन 12 लेटर्स में से ना, इन 12 letters may say we have some repetitions. What are those repetitions? So I is not repeating, we can see I is there only for one time. But if I talk about n, तो n कितनी बार आ रहा है, n आ रहा है 2 बार। तो n आ रहा है 2 बार, है ना। एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है। विवांशु आपने कुछ पूछना है क्या? आप विवांशु बोलो। सर वहाँ पे n 3 बार ना। ओहो हो, यहाँ पे भी तो एक है। ठीक है ठीक है, n 3 टाइम्स। अरे तुम लग रहा है पूरा सोए हुए हो। सबको मानेगा कि जिस तरीके से आवाज इसकी क्लास में निकलती है, और अभी देखो लगता है ब्लैंकेट के अंदर हो, है। निकलो, चलो। तो n जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, d को अगर देखें तो d 2 बार रिपीट हो रहा है। और क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? e दिख रहा होगा, राइट। e 1 2 3 4, e तो 4 बार आ गया। और क्या दिख रहा है? p तो एक ही बार है, बाकी सारे कवर हो गए। c भी एक ही बार आ रहा है ना। तो आउट ऑफ 12 लेटर्स 3 2 5 4 9 यहां दिख गए, और बाकी 3 एक एक कौन है? तो i एक बार आया है, p एक बार आया है, c एक बार आया है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ ऑलरेडी कि देयर आर 12 लेटर्स ऑफ व्हिच n appears 3 times, e appears 4 times, d appears 2 times and the rest all are different। तो इसका मतलब है जो बाकी 3 है ना, वो एक एक बार ही दिखे हैं। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? तो पहले तो ऊपर जितने लेटर्स है उतने लिखेंगे, तो 12 फैक्टोरियल लिखा। तो उसके बाद जो जितनी बार रिपीट हो रहा था उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो वैल्यू है ना, ये हमको एग्जाम्स में कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी कभी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये डिसीजन आप कैसे लोगे? कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अगर आपको ऑप्शंस में फैक्टोरियल्स के फॉर्म में दिख रहा है तब ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में हमारे को वैल्यूज दिख रही हैं तो इन दैट केस वी विल हैव नो ऑप्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे वो भी थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। तो देखिए ऊपर का जो 12 फैक्टोरियल होगा, हमको कहीं ना कहीं 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, जितना मुझे याद है कि जब मैंने आप लोगों को बाइनोमियल पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बता रखी थी 5040। अब 8 फैक्टोरियल जो होता है वो इसको 8 से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 40320 आता है। तो मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू मेरे दिमाग में इनिशियली आता है। हर्ष कह रहा है कि लीव कर दो, आपने बोला था। हर्ष अगर सिर्फ इतना ही सवाल है कि इंडिपेंडेंस के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, सिर्फ इतना ही सवाल पूछा हुआ है, तो आप ये 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 30 सेकंड के अंदर लिख लोगे ना। तो उसके बाद अगर 2 मिनट लग रहा है हमको इसको कैलकुलेट करने में तो क्या दिक्कत है बताओ? बिकॉज 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू दिमाग में रहेगी। जो ऊपर का 12 फैक्टोरियल है उसको लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल अभी एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख देता हूँ 24, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख देता हूँ 6, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख देता हूँ 2। तो ये इधर कटा 2, ये इसको कैंसिल करेगा 5,
इनफैक्ट और आप चाहो तो अभी 8 फैक्टोरियल को भी मुझे दिख रहा है कि ब्रेक करने से फायदा है, तो 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 जो है इसको कैंसिल करेगा 4, यहाँ से भी एक 2 कैंसिल होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और ये जो 3 है वो इसको कैंसिल करेगा, यहाँ बचेगा 3। तो बेसिकली हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 30 यहाँ बच गया, 30 इंटू 11 इज 330, तो 330 इंटू 7 का फैक्टोरियल। राइट, नाउ यू विल टेक 1 मिनट, बट अगर यही क्वेश्चन रहा तो व्हाई कांट वी कैलकुलेट द वैल्यू, वहां पे वी विल लीव जहां पे हमको केसेस भी निकालने हैं और उसके बाद बड़े बड़े फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, बट अब ये ना कंडीशंस आ गए। ये जैसे सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपको अब ये बताना है, अच्छा ये जो आंसर निकला है ना 16,63,200, 16,63,200, सोचो इंडिपेंडेंस के लेटर्स को अरेंज करके कितने अलग अलग वर्ड बन सकते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंस के उन 12 लेटर्स को अरेंज करके 16 लाख नए नए वर्ड्स बन सकते हैं। अब उसमें किसका मीनिंग होगा किसका मीनिंग नहीं होगा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, पर इतनी अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे दूसरा है कि अब इसमें कंडीशंस आ गए, पहले वाले में कोई कंडीशन नहीं था। तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, बोला है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स का मतलब है वो जो 16,63,200 निकाले उनमें से कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो पी से शुरू होंगे, उनमें से कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो पी से शुरू होंगे। तो याद कीजिएगा हमने जब नंबर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था जहां पे इवन नंबर्स निकालना है ना। मैंने आई थिंक सबको ये क्वेश्चन दिया था कि 0 से लेकर 6 तक के डिजिट्स दिए हैं, कितने नंबर्स बना सकते हो जो इवन होंगे। तो आप इवन वाला जब कंडीशन आपको मिल जाता था तो आप क्या करते थे, कोई बता सकता है? इवन वाले कंडीशन में हम क्या करते थे? एनीवन? आरजू बताओगे? यस सर। बताइए सर जो लास्ट डिजिट जो सर लास्ट में जो नंबर आता था वहाँ पे इवन नंबर ही से सर प्लॉट करते थे। हाँ, तो वो हम पोजीशन को फिक्स कर देते थे कि नहीं? यस सर करते है हैं। ना, पोजीशन फिक्स कर देते थे क्योंकि हमारा कंडीशन भी उसी पोजीशन को लेकर होता है। राइट, ग्रेट, थैंक यू अर्जुन। अब देखिए सेम चीज स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे भी करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बिकॉज हमको बोल दिया है कि हमको हमारा पी से शुरुआत होना चाहिए, तो हम इसीलिए ना पी को लेफ्ट वाले पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वही चीज लिखी हुई है कि लेट अस फिक्स पी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। पी को हम एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। तो 12 लेटर्स में से स्टूडेंट एक तो 11th पोजीशन, देखो ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसमें मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे पी को रख दिया है। तो पी को फिल करने के कहने के लिए कितने रास्ते हुए, फिर इसको फिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ, वन वे। अब इन बाकी 11 पोजीशंस के लिए, बाकी इन 11 पोजीशंस के लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन, यहाँ पे कौन आएगा बताओ, यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे आएंगे बाकी 11 लेटर्स, और उन बाकी 11 लेटर्स में रिपीटिशंस भी है क्योंकि उन बाकी 11 लेटर्स में ही आपका एन जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपका ई जो है वो 4 बार रिपीट होगा। क्योंकि देखो पहला पोजीशन पे ना ही एन आया है ना ही ई आया है, राइट, पहले पोजीशन पे आया था पी, और पी हमारे इंडिपेंडेंस वर्ड में सिर्फ एक ही बार दिख रहा था, तो वो हमने पहले पोजीशन पे रख दिया है। तो इसीलिए बाकी 11 पोजीशंस में 11 लेटर्स आएंगे और उन 11 लेटर्स में से कुछ 4 बार रिपीट हो रहा है, कुछ 3 बार रिपीट हो रहा है और कुछ 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर बना है 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो ये चीज अभी भी किसको नहीं समझ में आई, मेरे को जरा बताइए। किसको नहीं समझ में आया ये चीज? एनीवन? 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा हूं, क्या ये समझ में आ गया? मधुनेंद्र समझ में आया? अरिजीत, विकास, खुशबू, कार्तिक? जिन जिन लोगों को डाउट था, आदर्श आपको डाउट था शायद, क्या ये चीज अभी क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा
मेरा सजेशन यही होगा कि इसको हम अगर नंबर वाले क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा रिलेट कर ले, तो वहां पे इवन प्लेसेस वाला कंडीशन लास्ट प्लेस पे होता था, तो याद कीजिएगा मैं लास्ट में 0 2 4 6 ये फिल कर दिया था, है ना, उस पोजीशन को फिक्स कर दिया था। यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले पोजीशन पे पी को फिक्स कर दिया। बचे कितने पोजीशन, 11 पोजीशन। अब उन 11 पोजीशन में क्या आएगा, तो 11 पोजीशन में 11 लेटर्स आएंगे। उन 11 लेटर्स में से कुछ रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसको उससे डिवाइड करेंगे। खुशबू ने हैंड रेज किया है, यस खुशबू बताइए। सर गलती से हो गया था। अच्छा, राहुल पूछ रहा है कि सर वहां 11 कैसे आया। राहुल अच्छा आपने हैंड रेज भी किया। हाँ राहुल। सर वहाँ 11 कैसा है पूछ रहे हैं। देखो इंडिपेंडेंस वर्ड में कितने लेटर्स थे, 12। 12 में से एक, ऐसे सोचो कि आपके पास 12 लोग थे, उन 12 में से आपने एक को एकदम फर्स्ट में बैठा दिया है, तो बचे कितने, 11 बचे कि नहीं। और पी के बाद ये जो दिख रहा है ना, पी के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सब पोजीशन पे कौन आएगा, उन 11 लेटर्स में से कोई आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 11 उस जगह से आया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस फिक्स पी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन वी, तो हमने पी को एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में फिक्स कर दिया। वी देन काउंट द अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग 11 लेटर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम बाकी के जो 11 लेटर्स है उनका अरेंजमेंट काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया राहुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं देखता था कि लोगों को समझ में नहीं आता ये। डू कितने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे होने वाले, सारे वॉवेल्स इकट्ठे होने वाले। तो पता है इसको कैसे कहते हैं, इसको मतलब कुछ बुक्स वगैरह टाई मेथड कहते हैं। टाई मेथड, टाई मतलब कि वो ड्रॉ वाला नहीं, टाई विथ रोप, ऐसे सोचो, रोप मेथड लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको दिखता है जहां पे कुछ लोग या कुछ ऑब्जेक्ट्स साथ में रहना चाहते हैं या कुछ लेटर्स को हमेशा साथ में रखना है, तो वहां पे ना ये रोप मेथड वाली चीज याद रखना। रोप मतलब तो रस्सी समझते हो, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। एक पहले एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स से मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास A B C D E, मैंने बोला ना कि आपको मैंने ये 5 लेटर्स दिए हैं, और इन 5 लेटर से सवाल ये पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि एक मिनट, हाँ, इन 5 लेटर्स में से ना सवाल ये पूछा गया है कि हाउ मेनी 5 letter words can be formed, how many 5 letter words can be formed where vowels are together। ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो स्टूडेंट्स जहां पे वॉवेल्स जो होंगे वो साथ में होंगे। तो जानते हो इसको कैसे समझाया जाता है, या मैंने एक्चुअली कैसे पढ़ा था पहली बार, तो मैंने ऐसे पढ़ा था कि जो लोग साथ में रहना चाहते हैं ना उनको रस्सी से बांध दो। तो यहाँ पे कौन कौन साथ में रहना चाहता है, तो ए और ई, वॉवेल्स ए और ई साथ में रहना चाहते हैं, तो ए और ई को ना साथ में बांध दो, इसको साथ में बांध दो। साथ में बांधोगे तो क्या होगा कि अब एक को उठाएगा तो दूसरा भी उठ जाएगा क्योंकि साथ में बंधे हुए हैं। तो वी विल ट्रीट दिस एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो अब आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, अब आपको इसको ट्रीट करना है एक सिंगल ऑब्जेक्ट एक्स की तरह। कैसे ट्रीट करोगे, मान लो एक सिंगल ऑब्जेक्ट एक्स की तरह ट्रीट करोगे। आई बात समझ में। तो क्या करना है, जो लोग साथ में रहना चाहते हैं मानो कि उन सबको रस्सी से बांध दिया गया। अब रस्सी से जब अच्छे से बांध दिया, पूरा पैक कर दिया, तो क्या होगा, एक का गर्दन पकड़ के उठाओगे तो दूसरा भी उठ जाएगा, ऐसे समझ जाओ, है ना। रजनीकांत थे भाई, एक को उठाया दूसरा भी उठ गया। तो अब यहां हमने अगर इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट माना है, तो इस सिंगल ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट किसके साथ होगा, इस सिंगल ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट किसके साथ होगा, तो इसका अरेंजमेंट होगा बाकी लोगों के साथ। अब ये बाकी लोग कौन कौन है, तो एक्स के साथ आएगा बी, सी
एंड डी, यस और नो, सोच के बताना जरा। एक्स के साथ कौन अरेंज होकर आएगा, बी सी और डी होके आएगा कि नहीं होगा, टेल मी यस और नो। अगर उसको आप एक सिंगल आइटम समझते हो या एक सिंगल लेटर समझते हो तो अब उस सिंगल लेटर के साथ आएगा बी सी डी। अब ये देखो यहाँ पे टोटल अब कितने हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 आइटम्स दिख रहे हैं, तो इन 4 आइटम्स को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो these 4 items can be arranged in 4 factorial ways। तो इन 4 आइटम्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज। यहां तक कोई दिक्कत हुई है क्या, अभी खत्म नहीं हुआ है बट यहां तक कोई दिक्कत, प्रोसेस समझ में आ रहा है। 5 अलग अलग लेटर्स थे, ए बी सी डी, सोचो ना 5 अलग अलग लड़के थे, लड़कों का नाम था ए बी सी डी ई। अब उन 5 लोगों को मुझे ना 5 चेयर्स पे बैठाना था, लेकिन उसमें कंडीशन ये डाला हुआ था कि ए और ई को ना साथ में बैठाना है, ए और ई को साथ में बैठाना है। तो मैंने क्या बोला, ए और ई को साथ में बैठाना है, रस्सी से बांध दो उनको, रस्सी से बांध दिया और अब उसको एक सिंगल आदमी समझेंगे। तो सिंगल आदमी को बाकी किसके साथ अरेंज करना है, तो बाकी के 3 लोग कौन कौन थे, बी सी डी, तो ये एक्स और ये बी सी डी। अब कहने के लिए 4 लोग हुए, इन 4 लोगों को अरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल बेस में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे समझो कि ए और ई भी तो अपने बीच में अरेंज हो सकते हैं। अपने बीच में अरेंज का मतलब क्या है, अपने बीच में अरेंज का मतलब ऐसे देखो कि या तो ए लेफ्ट में होगा, ई राइट में होगा, या फिर ई लेफ्ट में होगा, ए राइट में होगा, है ना। तो ये 2 अलग अलग केस आए कि नहीं, 2 अलग अलग केसेस कैसे है, बट ए एंड ई कैन अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। ए और ई कैसे अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 4 लोगों को, वो 4 के अरेंजमेंट तो थे ही, बट उन 4 में क्या था ना कि एक्स जो था वो मेरे हिसाब से अभी मैंने ए ई लिखा था, लेकिन ए ई के जगह ई ए भी तो हो सकता है। ए ई के जगह अगर ई ए होगा तो भी दोनों साथ में रहेंगे और अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। लेकिन तो इसीलिए आपको हमेशा क्या करना होगा, हमेशा पहले जितने लोगों को साथ में रखना है ना, उन लोगों को रस्सी से बांध के एक्स मान लेना और उनको बाकी लोगों के साथ अरेंज कर देना। तो जैसे यहाँ पे 2 लोग साथ में रहना चाहते थे तो 2 लोगों को एक्स मान लिया गया और बाकी 3 लोग थे बी सी डी, तो इस एक्स और एक ये बी सी डी चारों को मिलाकर 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो एक्स के अंदर अगर 2 लोग थे तो वो 2 लोग भी अपने बीच में 2 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकते हैं। तो अब क्योंकि मुझे उन 4 लोगों को भी अरेंज करना था और उसी के अंदर ये 2 भी अपने बीच में अरेंज हो सकते थे, तो इसीलिए मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, एंड आएगा दोनों के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा मेरा 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, मधुरेंद्र ने हैंड रेज किया है, यस मधुरेंद्र बताओ। बोलो। बताइए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर अगर वॉवेल्स रिपीट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ए और ई है, अगर 2 बार ई आ जाए तो फिर क्या होगा? तो आप वही मतलब ऐसे सोचो कि 2 बार ई हो जाता तो उसको अपने बीच में अरेंज पहले 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करते कि नहीं करते, मतलब उसके बाद अरेंजमेंट वैसे चल जाएगा। अगर वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो 2 फैक्टोरियल, लेकिन अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट है तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 1। दोनों सेम है तो उसको अरेंज ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। बात समझ में आया? या सोचो, ऐसे सोचो मधुरेंद्र कि आपके पास एक ए था और 2 ई था। एक ए था, एक केस लेते हैं जहां पे था ए ई आई, तीनों अलग अलग वॉवेल्स थे, तो उस केस में उनको कितने वेज में अरेंज किया जा सकता था, अपने बीच में 3 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन अगर उसमें तीनों अलग नहीं होकर ए होता और 2 ई होता तो उस केस में आप वो तीनों अपने बीच में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। थ्योरम नंबर 3 लगा लोगे यहाँ पे। क्या ये चीज क्लियर है? एक और क्वेश्चन करने से आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ विवेक। सर यहाँ पे 4 आइटम्स को अरेंज किए तो 4 ये कितना 4v बन रहा है, फैक्टोरियल 4।
यहाँ पे जबकि एक अरेंज किए ए ई और फिर ए ई और ई ए लिए हैं, तो फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल में डिफरेंस हम समझ नहीं आ रहा है दोनों में। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ कि ए ई होगा, जैसे मैंने जो अभी x लिखा हुआ है, बताओ वो x किसकी जगह पे लिखा है? ए ई के जगह पे लिखा है कि नहीं? ए ई की जगह पे, हाँ। लेकिन मैंने कंडीशन डाला था वॉवेल साथ में रहना चाहिए। मैंने कहीं पे भी ये बोला था कि ए लेफ्ट में होना चाहिए और ई राइट में होना चाहिए, ये नहीं बोला था ना? नहीं। तो अब अगर मैं नहीं। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वॉवेल साथ में होना चाहिए, तो या तो ए के बाद ई आएगा या फिर ई के बाद ए आएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये पार्ट समझ आया, जो ये 2 पार्ट लिए ना, ए ई और उसके बाद ई ए, फिर बोले ए हाँ। एंड ई कैन अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वे, ये पार्ट समझ नहीं आया है। अरे जब यही 2 फैक्टोरियल बेस कौन सा है वो मैंने यहाँ पे दिखाया। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 2 है कि नहीं? तो वही मैंने बताया कि वो अपने बीच में अरेंज करके वो 2 बेस कौन कौन से बनाएंगे? ए ई बनाएंगे और ई बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस वर्ड में, ठीक है, इंडिपेंडेंस वर्ड के कितने अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं जहां पे सारे वॉवेल साथ में होंगे। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन क्या है वो जरा देखें। तो ये पढ़ो एकदम सॉल्यूशन सबको। देयर आर 5 वॉवेल्स इन द गिवन वर्ड। 5 अलग अलग वॉवेल्स है इंडिपेंडेंट, जिसमें से 4 ई थे और 1 आई था। सिंस दे ऑलवेज हैव टू ऑकर टुगेदर, क्योंकि हम अब कंडीशन है कि वो सब साथ में रहने चाहिए, वी ट्रीट देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। वी ट्रीट देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट 4 ई आई। तो इसको ना एक सिंगल ऑब्जेक्ट एक्स की तरह ट्रीट कर दिया गया, ठीक है, रस्सी से बांध दिया गया सबको। अब ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट था, 12 लेटर थे इंडिपेंडेंस वर्ड में, 12 में से 5 वॉवेल था, वो पांचों साथ में रहना चाहते थे, तो उनको हमने माना एक्स। अब ये जो एक्स है ये बाकी के जो 7 कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ अरेंज किए जाएंगे, तो बाकी के 7 कॉन्सोनेंट और ये एक्स टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 8 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे कि नहीं? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सिंगल ऑब्जेक्ट एक्स बाकी के 7 ऑब्जेक्ट्स के साथ अकाउंट होकर 8 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। और इन 8 ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है, अच्छा, जैसे वॉवेल्स में कुछ रिपीटिशन था, वैसे ही जो बचे हुए 7 कॉन्सोनेंट थे उसमें भी रिपीटिशन था। क्या रिपीटिशन था? तो एन जो था वो 3 बार आ रहा था और डी जो था वो 2 बार आ रहा था। तो वो आप इसको ऐसे समझिए, मैं पूरा का पूरा वो लिखता हूँ, जो मैं 8 ऑब्जेक्ट्स है ना, मैं उन 8 ऑब्जेक्ट्स को लिख रहा हूँ। तो 3 बार एन आ रहा था, 2 बार डी आ रहा था, उसके बाद एक पी आ रहा था, एक सी आ रहा था, हाँ। तो ये हमारे 7 ऑब्जेक्ट्स थे और इसके साथ था x। इसके साथ कौन था? इसके साथ था x। और इस x, ये x किसके जगह पे है? तो ये x है आपका 4e और i के जगह पे। तो जरा इसको देखो तो ये कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? ये 8 ऑब्जेक्ट्स हुए कि नहीं हुए? 8 ऑब्जेक्ट्स। अब इन 8 ऑब्जेक्ट्स में से इन 8 लेटर्स को अगर आप अरेंज करोगे तो ऊपर लिखोगे 8 फैक्टोरियल, तो देखो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, लेकिन एन और डी रिपीटेशंस हो रही है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से। तो ये 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के इतने तरीके हो गए, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। जैसे वहां पे हम 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल लिखे थे, लेकिन 4 फैक्टोरियल के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई किया था। क्या मल्टीप्लाई किया था हमने? तो हमने मल्टीप्लाई किया था कि वो वॉवेल्स अपने बीच में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे x, अभी x किसके जगह पे माने हैं? तो हमने x माना है 4e के बाद i, ये वाला पर्टिकुलर अरेंजमेंट के उसमें माना है, ये चारों की जगह पे x को रखा है। लेकिन corresponding to each of these arrangements, the 5 vowels, जितने भी, मतलब ये जो 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आया ना, ये जितने भी तरीके हैं, इसमें हर एक तरीके के अंदर, ये मान लो 500 तरीके थे, एग्जांपल के तौर पे 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 500 तरीके थे। तो इन 500 तरीकों में हर एक केस अगर उठा के देखोगे ना, तो उन हर एक केस में अभी हमने सिर्फ x के जगह पे ई आई माना हुआ है, लेकिन वो अपने बीच में, वो वॉवेल्स जो है अपने बीच में भी तो अरेंज होकर 5 अलग अलग केस, वो अलग अलग केसेस देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, corresponding to each of these arrangements the 5 vowels can be arranged in 5 factorial by 4 factorial ways। क्यों? क्योंकि हमने x को क्या माना था? हमने x को माना था 4e
और आई माना था, तो 5 ऑब्जेक्ट तो है, तो इसीलिए न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल आया है, लेकिन इसमें से जो ई है वो 4 बार रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में उसके कारण 4 फैक्टोरियल आया। तो पहले 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बेस, और वो जो x था वो x अपने बीच में अरेंज हो सकता है 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बेस में। अब क्योंकि आपका दोनों का अरेंजमेंट देखना है तो इसीलिए एंड वर्ड आ जाएगा, देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बिकम दिस। बोलिए कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है मन में किसी भी तरीके का? ये एक खासा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ मंजूरी बताओ। आवाज एकदम ब्रेक हो रही है। सर अगर ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो तो ये जो सेकेंड वाला स्टेप है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और ये लास्ट वाला स्टेप, इसको तो करने का जरूरी नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि अगर वहां पे बोला हुआ है कि वॉवेल्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तब आपको वो करने की जरूरत नहीं होती, और उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता? उस केस में आपका आंसर हो जाता है 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके ठीक है, ओके। और किसी के मन में डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर यार स्टूडेंट्स। यहाँ पे परमुटेशंस इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम द क्वेश्चंस। यहाँ पे परमुटेशन के अंदर जितना फॉर्मूला आता था वो खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया। अब हम इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस करके खुद को डेवलप करेंगे। तो बताइए अभी भी अगर और किसी के मन में किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो। हाँ विवेक। तब सर ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन नंबर 14 है इन क्लास एक्सरसाइज 3 का, हाँ, सेम वो ये इसी मैं- पैटर्न पे, तो अभी एकदम देखिए। सेम है वो एकदम सेम है, वो मैंने भी देखा हुआ है। पहले ये बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? उस पे हम आते हैं टाइम नहीं, थोड़ी देर यहाँ पे में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लेकिन है। इस अप्रोच से हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं तो मतलब मेरा आंसर मतलब मिल नहीं रहा है, नहीं आ रहा अलग आ है रहा ना? है। हाँ 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 हाँ। मतलब इस अप्रोच से आंसर नहीं आ रहा, पकड़ के पिटाई होगी। अभी करके दिखाता हूँ, रुको। मेरा मतलब हम कुछ गलत गलती की होंगे। होगी। हाँ, हम गलत किए हाँ, होंगे। इस अप्रोच से मेरा आंसर नहीं आ रहा है बस। अच्छा ठीक है, क्या कहते हैं, लेट्स मूव फर्दर। हम आते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये था सेकेंड केस। अच्छा थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है जहां पे वॉवेल्स साथ में नहीं होने चाहिए। ऊपर वाला केस क्या था? वॉवेल्स हमेशा साथ में होने चाहिए। नीचे वाला केस क्या है? वॉवेल्स कभी साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका जो तरीका होता है ना, इसका तरीका होता है टोटल माइनस केसेस वेयर वॉवेल्स आर टुगेदर, माइनस केसेस वेयर वॉवेल्स आर टुगेदर। तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये ऐसे समझो कि हमने सबसे पहले देखा था इंडिपेंडेंस के लेटर्स को अरेंज करके 16 लाख कुछ वर्ड्स निकल कर आते हैं, और अभी हमने देखा कि वॉवेल्स इकट्ठे वाले कितने केसेस निकल कर आएंगे। तो वॉवेल्स इकट्ठे वाले हमारे केसेस निकल कर आ रहे हैं 16,800। तो 16,63,000 केसेस में से सिर्फ 16,800 केसेस वो वाले हैं जहां पे वॉवेल्स इकट्ठे हैं। मतलब बाकी के रिमेनिंग क्या होंगे? सोच के बताइए, कितने इंडिपेंडेंस के लेटर्स को यूज करके कितने अलग अलग वर्ड बन पा रहे थे? 16,63,000। लेकिन उसमें से वॉवेल्स इकट्ठे वाले केसेस कितने थे? 16,800। तो बाकी के केसेस कौन से होंगे? बाकी के केसेस वो होंगे जहां पे सारे वॉवेल्स इकट्ठे नहीं है, और यही आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के जो हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकाले थे 16 लाख वाले, माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल द वॉवेल्स आर ऑकरिंग टुगेदर। उसमें से हमको वो वाले केसेस को हटा देना है जहां पे सारे के सारे वॉवेल्स इकट्ठे आ रहे हैं। तो 16,63,000 में से 16,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,46,400। ठीक है। तो थर्ड वाले केस का तरीका क्या है? टोटल में से वो वाले केसेस को माइनस कर देना है जहां पे हमारे वॉवेल्स इकट्ठे आएंगे। ओके। अच्छा मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये रहा है? अच्छा यही सबसे खतरनाक केस होता है एक तरीके से, वॉवेल्स वाला। वॉवेल्स वाला खतरनाक रहता है।
फिर आते हैं चौथा। चौथा सिंपल है, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि बिगिन करेंगे आई से एंड एंड करेंगे पी पे, मतलब उनकी शुरुआत आई से होनी चाहिए और एंडिंग पी से होनी चाहिए। तो ये जो चौथा केस है और जो पहला केस है बहुत सिमिलर है। पहला केस में क्या था, स्टार्टिंग पी से करना था, तो हमने पी को फिक्स कर दिया था और बाकी 11 लेटर को अरेंज किया था। इसमें क्या है, स्टार्टिंग आई से होना चाहिए और एंडिंग पी से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां जिस पोजीशन पे कंडीशन आता है हम उन कंडीशन को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, देखिए सॉल्यूशन पढ़िए जरा। लेट अस फिक्स आई एंड पी एट द एक्सट्रीम एंड। हम आई और पी को एक्सट्रीम एंड्स में फिक्स कर देंगे, आई को लेफ्ट में फिक्स कर देंगे, पी को राइट में फिक्स कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आई यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये बाकी के 10 पोजीशंस हैं, बाकी के ये जो 10 पोजीशंस हैं, इन 10 पोजीशंस में कौन आने वाला है? तो इन 10 पोजीशंस में आई फिक्स कर दिया, पी फिक्स कर दिया, बच्चे कितने बचे? बीच के 10 पोजीशन। अब ये बीच के 10 पोजीशंस में आपके 10 फैक्टोरियल लिखोगे, ऊपर 10 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन फिर से वही रिपीटिशंस है। इसमें आपका n रिपीट कर रहा है, d रिपीट कर रहा है और e रिपीट कर रहा है। तो उसी के 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके हमारा आंसर निकला 12,600। तो ये बहुत सिंपल था, ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा था। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर एक बार जल्दी से आंसर देख लिया जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। उसमें एक प्लेस फिक्स किया था तो न्यूमरेटर में हम 11 फैक्टोरियल लिख रहे थे, यहाँ 2 प्लेसेस फिक्स हो गए थे तो इसलिए न्यूमरेटर में 10 का फैक्टोरियल लिख रहे थे। नेक्स्ट, अब आते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? हाँ फरदीन। सर जो लेटर रिपीट हो रहा है अगर उसी को फिक्स कर दिया तो? अगर लेटर जो रिपीट हो रहा है उसको फिक्स करोगे ना, तो लेट्स से मैं एक केस यहाँ पे ले लेता हूं। ए बी सी डी ए। तो मान लो अगर छोटा सा केस से समझाता हूं, हमको 5 लेटर का वर्ड चाहिए जिसमें शुरुआत ए से होनी चाहिए। तो जरा ये बताओ कि अगर आपने यहाँ पे ए को रख दिया तो ये कितने तरीके से फिल हुआ? एक ही तरीके से ना। और आपके बाकी 4 पोजीशंस के लिए, बाकी 4 पोजीशंस के लिए कितने वो रहेंगे, कितने लेटर्स बचे बताना? तो बाकी 4 पोजीशंस के लिए आपके पास बचा 4 लेटर, ए बी सी डी। तो बाकी 4 पोजीशंस के लिए अगर 4 लेटर्स बता, चारों के चारों अलग अलग है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। एक और केस आपको समझाता हूँ आइडिया क्लियर करने के लिए। अगर ए बी सी डी ए अगर ऐसा है और अभी भी हम 6 लेटर वर्ड बनाना चाहते हैं ए को फिक्स करके, तो हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया, कितने तरीके से फिल होगा ये? एक तरीके से। और अब अगर मैं बाकी के पोजीशंस की बात करूं तो बाकी के 5 पोजीशंस में कौन आने वाला है? तो बाकी के 5 पोजीशंस के लिए आपके पास 2 ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो इस बार हमारा आंसर क्या होगा? इस बार हमारा आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई आरजू? 5 लेटर्स, 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से 2 रिपीट कर रहा था तो इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ऊपर वाले केस में क्या था कि रिमेनिंग 4 पोजीशंस के लिए हमारे पास कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा, तो हमने नॉर्मल 4 फैक्टोरियल रखा। तो फरदीन क्या ये आइडिया क्लियर है? बताओ। ग्रेट, चलो गाइस, ऐसे जो भी सवाल आ रहे हैं ना प्लीज बेझिझक होकर क्लियर कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, परमुटेशन एक वैसा चैप्टर होगा जो आपको इंटरेस्ट डेवलप करवाएगा बाकी चैप्टर्स के लिए भी, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते हो तो ये मतलब इसके बाद लोग नहीं पढ़ते और सीधे छोड़ देते इस चैप्टर को कंप्लीटली। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हाँ राहुल। इसमें अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो सर, तो ये सर हट जाएगा ना सर? मतलब देखो, है रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये वाला केस ही नहीं रहेगा। मतलब तब आपको इतने बड़े वर्ड बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमको 6 लेटर, हमको 4 ही लेटर दिया, हमको 6 लेटर का वर्ड बनाने के लिए कह रहा है, तो रिपीटेशन तो यूज करना ही पड़ जाएगा, है क्या नहीं?
जैसे मैंने जो ब्लैक कलर से जो केस लिखा हुआ है वहां पे मैंने आपको कितने लेटर्स दिए, ABCDEA, तो मैंने आपको 6 अलग अलग लेटर नहीं दिए, मैंने आपको 4 ही लेटर दिए, और 4 लेटर से मैं आपको कह रहा हूँ 6 लेटर का वर्ड बनाइए, तो ऑब्वियसली उसके इसमें रिपीटिशन अलाउड होगा। लेकिन अगर 5 लेटर दिए हैं और 4 लेटर का वर्ड पूछा जा रहा है या 5 लेटर का वर्ड पूछा जा रहा है, तो वहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो भी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आरजू कह रहा है सर लास्ट वाला समझा दीजिए जिसमें आपने ट्रिपल ए लिया हुआ। देखो आरजू, मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है, मैंने क्वेश्चन बनाया है कि मेरे पास जो गिवन लेटर्स है ना, मेरे पास जो गिवन लेटर्स है वो है ABCDEA, तो मेरे पास 6 लेटर्स हैं, और इन 6 लेटर्स से मेरे को कितने अलग अलग वर्ड बन सकते हैं ये निकालना था, जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि हमारी स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। तो मैंने बोला अगर स्टार्टिंग ए से करना चाहते हैं तो अब चाहे ये वाला ए उठाओ या ये वाला ए उठाओ या ये वाला ए उठाओ, क्या ये 3 अलग अलग ए है, भले मेरे लिखने में 3 अलग अलग दिख रहे होंगे पर तीनों ए तो सेम है। तो हमने बोला कि अगर ए से शुरुआत करनी है तो ए को फिक्स कर दो, ए को फिक्स कर दिया, तो अब बाकी के 5 पोजीशंस के लिए कौन बचा हुआ है, बाकी के 5 पोजीशंस के लिए कौन बचा हुआ है, तो बाकी के 5 पोजीशंस के लिए 2 ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो कितने तरीके से 5 लेटर्स को, इन 5 लेटर्स को यहाँ इन 5 जगहों पे फिल कर सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए जो था हमको 2 बार रिपीट होते हुए दिख रहा था, जो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे। इज दिस क्लियर? चलो, so we were talking about the question. फिफ्थ पार्ट कह रहा है रिपीट पार्ट 4 विथ आई एंड पी इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजेबल का मतलब होता है अपने बीच में इंटरचेंज हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या था, चौथा क्वेश्चन में कहा था कि इंडिपेंडेंस के लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं जिसमें स्टार्टिंग आई से होगा और एंडिंग पी से होगा। ठीक है, स्टार्टिंग आई से होगा, एंडिंग पी से होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हो, वो कह रहा है कि पार्ट 4 को रिपीट कीजिए लेकिन अब आई और पी अपने बीच में इंटरचेंज हो पाएंगे। तो अगर आई और पी अपने बीच में इंटरचेंज हो पाएंगे, इसका ये मतलब हुआ कि हम लेफ्ट में आई रखे थे चौथे केस में, राइट में पी रखे थे, इस बार हम वो वाला केस भी रखेंगे जहां पे राइट में पी आ गया, लेफ्ट में पी आ गया और राइट में ए आ गया, आई आ गया। तो बेसिकली लिखा हुआ है रिपीट सेम पार्ट एज 4 एज आई एंड ए आर इंटरचेंजेबल। अब क्योंकि आई और ए इंटरचेंजेबल है तो दो ऑब्जेक्ट्स अपने बीच में इंटरचेंज हो सकते हैं। कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल बेस से। तो ये जो 12,600 था, ये 12,600 बीच के, ऐसे लिख देता हूं, बीच के 10 पोजीशंस के लिए था, और ये जो 2 फैक्टोरियल था ये एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए था। अब आपको बीच वाले पोजीशंस को भी अरेंज करना है और आपको एक्सट्रीम पोजीशंस को भी अरेंज करना है, तो एंड वर्ड आएगा। तो इसीलिए हमने दोनों को किया मल्टीप्लाई। हर्ष कह रहे कि पार्ट 4 के सॉल्यूशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली हर्ष, पार्ट 4 के सॉल्यूशन को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया गया जिसकी वैल्यू 2 ही होती है। सो आर वी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ? क्या हम यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं? पीपल आर लिविंग इन बिटवीन। आई थिंक सेशन के बीच में जो लोग लीव करने की गलती कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कल सौरभ सर ने आप लोगों को रिपोर्ट बना के भेजा था, राइट? तो वहां पे ये भी आता है कि कौन कितने देर के लिए सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो आप ये गलती में मत रहना कि आप सिर्फ सेशन आए, ज्वाइन करके चले गए तो आपका अटेंडेंस बन जाएगा। हमारे पास अब वो भी रिपोर्ट रहेगा कि आपने जूम पे कितने देर के लिए सेशन अटेंड किया है आउट ऑफ 75 मिनट्स जो हम क्लास डाल रहे हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस का, जो मैंने आपको काम दिया था। इन क्लास एक्सरसाइज बताओ तो कहीं पे दिक्कत हुई है? पहले इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 1 का बात करते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 किसी को कोई दिक्कत प्लीज चैट में बताइए।
साक्षी कह रही है 1 का फर्स्ट। साक्षी 1 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि शाम गोज टू अ शॉप टू बाय मैंगोज। अब मैंगो खरीदने गया था तो वहां पे उसने पाया कि 3 अलग अलग कैटेगरी के मैंगो है और उसको कहाँ रखा गया है? तो 3 अलग अलग बास्केट। तो आपके सामने 3 अलग अलग बास्केट थे और वो तीनों अलग अलग बास्केट में, एक बास्केट में एक कैटेगरी था आम का, दूसरे में दूसरा कैटेगरी था और तीसरे बास्केट में कोई तीसरा कैटेगरी। तो सवाल ये पूछा गया है, इन व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन परचेज अ बास्केट ऑफ मैंगोज। तो अगर आपके सामने 3 अलग अलग बास्केट रखे हुए मैंगोज के, तो आप उसमें से एक बास्केट को खरीदने के कितने रास्ते हैं? तो द आंसर विल बी 3 रास्ते, क्योंकि या तो आप बास्केट 1 उठाओगे, या बास्केट 2 उठाओगे, या बास्केट 3 उठाओगे, है ना? तो बास्केट 1 और बास्केट 2 और बास्केट 3, तो 1 + 1 + 1 3 वेज हो जाएगा इसका आंसर। इज दिस क्लियर? दूसरा तरीका यह है कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से एक ही को अरेंज करना था। अरेंज किया तो एक तरीके का सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें अरेंजमेंट वाली बात ही नहीं है। हम तीनों में से, ये तो वैसा हो गया ना कि घर जाने के 3 रास्ते हैं, आप तीनों में से कोई एक रास्ते कितने तरीके से ले सकते हो? 3 वेज, या तो रास्ता 1 उठाएंगे, या रास्ता 2, या फिर रास्ता 3। अच्छा बताइए फिर नेक्स्ट। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1 था। क्वेश्चन नंबर 14 का 4th and 5th। ओके, विवेक ने पूछा है 9। ओके चलो मैं 9 से आता हूं। 9th में विवेक कह रहा है एलेक्स हैज 3 डिफरेंट मैथ्स बुक एंड 4 डिफरेंट ज्योग्राफी बुक्स। तो 3 अलग अलग मैथ बुक है उसके पास और 4 अलग अलग ज्योग्राफी बुक्स है। नंबर ऑफ वेज इन विच all 7 books can be arranged on the shelf such that maths books are on the left and geography books are on the right। तो इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि आप ऐसे समझिए कि आपका शेल्फ था, उस शेल्फ में ऐसे मैथ्स आएगा और ये ज्योग्राफी हो, तो ये आपका ज्योग्राफी वाले हो गए और ये आपके मैथ्स वाले हो गए। ठीक है, अब देखो हमको पोजीशन पता चल गया कि पहला 3 पोजीशन में मैथ्स आएगा और अगले 4 पोजीशन में ज्योग्राफी आएगा। तो आपको इसको ऐसे देखना है कि पहले 3 पोजीशन में मैथ्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो आपके पास 3 किताबें हैं, 3 जगह है, कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा ये? तो ये अरेंज हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वे से। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए आपके पास 4 किताबें थे और उनको 4 पोजीशन पे अरेंज करना है, तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि हमको मैथ्स को भी अरेंज करना है एंड ज्योग्राफी को भी अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? और चैट में आ रहा है 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 8 9 6 8 9। अच्छा है। खुशबू, स्टूडेंट्स क्या हमने कल के दिन क्वेश्चन नंबर 6 किया था? जरा रेज हैंड करना। क्या हमने कल के दिन क्वेश्चन नंबर 6 किया था क्लास में? रेज हैंड करना। खुशबू जरा पार्टिसिपेंट्स में देखो कितने लोगों ने हैंड रेज कर दिया इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। खुशबू वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, वो पता नहीं आपका गायब रहता है। कल के दिन में हमने अपनी क्लास कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन के आसपास एंड की थी और आपने वही सवाल फिर से पूछा है। यस फरदीन। सर क्वेश्चन नंबर 8 में हम ये मल्टीप्लिकेशन रूल से बनाया तो सॉल्व हो गया, उसमें परमुटेशन एनपीआर लग सकता है क्या?
एनपीआर बिल्कुल लग सकता है, बताता हूँ अभी। repetition not allowed. हाँ बताता हूँ अभी, ठीक है। हाँ दर्श बताइए। सर मेरे को 10 क्वेश्चन और 11 में डाउट है। अच्छा 10 और 11 में डाउट है। यस ठीक सर, है। 9 को हम मल्टीप्लिकेशन रूल से भी बनाए हैं। अच्छा ठीक है, 9 को मल्टीप्लिकेशन से बनाया और ठीक है। ऐसे याद रखो, अब थोड़ा सा अपना टाइम भी तो हमें बचाना होगा ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि 3 चीजों को 3 जगहों पर अरेंज करना है, तो मैं 3 into 2 into 1 वाले फंडे पे क्यों जाऊंगा, मैं सीधा लिखूंगा 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं। आप सोचो ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, जब 10 चीजों को 10 जगह पे अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल सीधा लिख पाएंगे ना। अब वहाँ पे 10 into 9 into 8 लिख के क्या फायदा, राइट। वो पहले क्लास के लिए ठीक था, बट अब अपने को हमको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है ना इन सब चीजों में। तो चलिए ऑर्डर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने पूछा था, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 and 10,000 कैन बी फाउंड with the digits 0 1 2 3 4 if the repetition of the digits is allowed। तो 1000 से 10,000 के बीच में कितने नंबर्स बना सकते हैं जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फरदीन यहाँ पे 1000 से 10,000 के बीच में जो भी नंबर्स बनेंगे ना, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे बनेंगे, तो वो सारे के सारे नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट नंबर्स, है ना। वो सारे के सारे बनेंगे 4 डिजिट नंबर्स। तो उन 4 डिजिट नंबर्स में हम लगाएंगे 4 डैशेस, और उन 4 डैशेस में फिर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन है 0 1 2 3 4, राइट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो फरदीन यहाँ पे ना अगर हम एनपीआर लगाना चाहते हैं, तो मैंने कल भी एक सवाल बताया था कि जो पहला पोजीशन है, पहला पोजीशन में आप 0 नहीं ला सकते। तो पहले पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, पहले पोजीशन को फिल करने के सिर्फ 4 वेज है। कौन कौन से रास्ते होंगे, तो 1 2 3 4। लेकिन जो बाकी के पोजीशन है ना, बाकी के पोजीशंस में आपके पास कहने के लिए 3 पोजीशंस बचे हैं और आपके पास 3 डिजिट्स बचे हुए हैं। तो अब इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इनको अरेंज किया जा सकता है 3p3 वेज में। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा, वो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 4 into 3p3। ओके, जो आप पहला पोजीशन है उसमें आप परम्यूटेशन वाला फंडा नहीं लगा पाओगे। क्लियर। हाँ पलक। सर सेकंड में तो हम 4 वेज ना यूज करेंगे, उसमें तो 0 भी इंक्लूड हो जा रहा है ना। हाँ तो मैंने तो यहाँ पे अच्छा सॉरी हमारे पास मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखा ना, 3 डिजिट्स है हमारे पास। हमारे पास 3 डिजिट्स नहीं बचे ना, हमारे पास 4 डिजिट्स बचे, राइट। तो 3 पोजीशन है और 4 डिजिट्स है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4p3। हम यहाँ पे लिखेंगे 4p3। वेरी गुड पलक, थैंक यू। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 into 4p3 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है फरदीन? फरदीन बात समझ में आया? तो हम पूरा पोजीशन पे परम्यूटेशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पहला पोजीशन पे कोई भी लेटर नहीं आ सकता। परम्यूटेशन कब लगेगा, जब किसी भी पोजीशन पे कोई भी लेटर आ सके। तो वो चीज कहीं ना कहीं आखिर के 3 पोजीशन पे काम करेगी। ओके अच्छा, तो इसके बाद हमें आया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, अच्छा 11 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अब जेई में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बहुत बार पहले पूछा गया है। तो इसमें है कि यस आदर्श सर 10 भी पहले बता दीजिए। अच्छा 10 भी है, ठीक है। So what is the total number of natural numbers less than 1000 that can be formed using the digits of 1024? तो 1024 के डिजिट्स को यूज करके 1000 से छोटे कितने नंबर्स बना सकते हैं लोग, है ना। तो अब आपको यहाँ पे आइडिया जो समझना है वो ये कि 1000 से छोटा अगर हम नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास एक केस आएगा 1 डिजिट नंबर का, फिर आएगा हमारे पास 2 डिजिट नंबर का, और फिर हमारे पास आएगा 3 डिजिट नंबर का। तो आपको ना इस तरीके से अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। अब 1 डिजिट नंबर मतलब कितना डैश होगा, 1 डिजिट नंबर मतलब एक ही डैश होगा, है ना। 1 डिजिट नंबर मतलब एक ही डैश होगा। और देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, और हमको यूज करने दिया है 1 0 2 4। तो अब बताइए 1024 में से
यहाँ पे कितने प्लेसेस आ सकते हैं, कितने केसेस आ सकते हैं? द आंसर विल बी 3 वेज। कौन से 3 वेज? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर बात करते हैं 2 डिजिट नंबर के लिए। इस 2 डिजिट नंबर को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? तो पहले पोजीशन को फिल करने के 3 रास्ते हैं, दूसरे पोजीशन को भी फिल करने के 3 रास्ते हैं। इसको फिल करने के 3 रास्ते कौन कौन से हो जाएंगे? तो 1, 2, 4 हो जाएगा। उसमें से मान लो 1 को रख दिया, तो अब दूसरे पोजीशन को फिल करने के कितने रास्ते हैं? तो अब हो जाएगा 0, 2, 4, 0, 2, 4। तो दोनों को फिल करने के 3 रास्ते, तो ऐसे कितने हो गए? 3 × 3 9 हो गए। यस हर्ष। सर बट क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो कहीं नहीं बोला है कि रिपीटिशन अलाउड होगा या फिर नहीं होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, सिर्फ तो हम यही लोग बोला है। रिपीटिशन लेके चल सकते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10,000। हाँ यार, यहाँ पे तो हम रिपीटिशन लेके चलेंगे फिर। तो यहाँ पे तो रिपीटिशन अलाउड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको फिल कर सकते हैं 4 वेज से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12। और सिमिलरली 3 डिजिट नंबर के लिए इसको फिल, पहला पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता तो 3 वेज, बाकी के लिए 4 वेज। तब तो ये सिंपल हो जाएगा, 4 वेज 4 वेज। तो आपका 4 × 4 × 3 हो जाएगा 48। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 + 12 + 48। आई बात समझ में आदर्श? 63 आंसर हो जाएगा। आंसर 30 दिया हुआ है, हर्ष कह रहा है आंसर 30 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। फिर वो हो सकता है कि उसने विदाउट रिपीटिशन का केस रखा हो, है ना। बट जिस तरीके का लैंग्वेज है उस हिसाब से रिपीटिशन अलाउड होगा यहाँ पे। आदर्श समझ में आया? पहले 1 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर। अब या तो 1 डिजिट नंबर होगा, या 2 डिजिट नंबर होगा, या 3 डिजिट नंबर होगा। तो तीनों के इंडिविजुअल केसेस निकाल कर ऐड कर देना है। यस अमृता, उन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है वो विदाउट रिपीटिशन से लिखा होगा। बट मेरा पॉइंट है कि जो लैंग्वेज दिया हुआ है ना, उस लैंग्वेज से बहुत क्लियर है कि जब कहा जा रहा है कि 1 और 0 और 2 और 4 को यूज करके कितने नेचुरल नंबर्स बना सकते हो जो 1000 से नीचे है, तो कितने नेचुरल नंबर्स बना सकते हो 1000 से नीचे, तो उसमें तो रिपीटिशन अलाउड वाले केसेस भी आ जाएंगे। मतलब मैंने जो चीज समझाई थी ना, कि कभी कभार हमको लैंग्वेज पढ़ के ही समझना होता है। ठीक है, तो 10 हो गया सॉल्व। बढ़ते 11 की तरफ। 11 में लिखा गया है the letters of the word random are permuted and all the permutations are arranged in an alphabetical order as in a random dictionary. Find the rank of the word random in the dictionary. तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, अब ये रैंक वाला चीज क्या है, इसको ये सवाल समझो। तो पहले सारे लोग यहाँ ध्यान से सुनना। रैंडम में कितने लेटर्स है? रैंडम छोड़ो ना, मैं आपसे यही पूछूं कि जब आपसे पूछा जाएगा ना, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड टीम, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड टीम। अब देखो सवाल तो पीछे वाला ही है एक तरीके से, बट मैं आपको पूरा कंडीशन लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम जाएगा अभी। तो आप क्या करोगे ना, आप एक ऐसा डिक्शनरी बनाने वाले हो जिस डिक्शनरी में सिर्फ वो वाले वर्ड्स आएंगे जो इन्हीं के 4 लेटर से यूज करके बनाए गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप क्या करने वाले हो, आप बनाओगे एक डिक्शनरी। अब वो नॉर्मल डिक्शनरी नहीं है हमारी, ये ऐसी डिक्शनरी है जिनमें सिर्फ वही वर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं टीम के लेटर्स को यूज करके। तो टीम में हमारे पास 4 लेटर्स है, टी, ई, ए और एम। तो इन 4 लेटर्स को यूज करके आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो। तो डिक्शनरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली जो लेटर पहले आता है उसके वर्ड्स हमको पहले दिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने जो डिक्शनरी बनाया वो सिर्फ टी, ई, ए और एम को यूज करके बनाया है, तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में कौन से वर्ड्स दिखेंगे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आपको डिक्शनरी में फिर कौन से मेथड्स कौन से वर्ड्स दिखेंगे? तो सबसे पहले हमको डिक्शनरी में वर्ड्स दिखेंगे स्टार्टिंग विद ए, है कि नहीं? स्टार्टिंग विद ए। तो हम क्या करेंगे, 4 डैशेस लगा दिया, उस 4 डैश में से यहां पे रख दिया ए।
इसको फिक्स करने के, इसको फिल करने का कितना रास्ता था? एक ही तरीका था, क्योंकि ए से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड की बात हो रही थी। अच्छा, बाकी के लिए क्या करेंगे? तो ये जो बाकी के 3 लेटर्स हैं, तीन पोजीशंस है, इनके लिए हमारे पास 3 लेटर्स थे, तो ये कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल ऐसे 6 अलग अलग वर्ड बनेंगे जिनकी शुरुआत ए से होगी। तो हमने क्या किया? हमने उन 4 लेटर्स में से पहले पोजीशन पे ए को कर दिया फिक्स, और बाकी के 3 पोजीशंस में 3 लेटर्स आएंगे। कौन कौन आएगा? तो ई आएगा, एम आएगा, टी आएगा। अब वो ई एम और टी जो है अपने बीच में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, और वो अपने बीच में जो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, उन सारे वर्ड्स के आगे कौन लगा रहेगा? ए लगा रहेगा। तो सारे वर्ड्स ए से शुरू हो रहे होंगे, और इसीलिए वो डिक्शनरी में सबसे पहले आएंगे। तो डिक्शनरी के जो पहले 6 वर्ड्स होंगे वो ए से शुरू होंगे। सिमिलरली अगले वर्ड्स किससे शुरू होंगे? तो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो ए के बाद ई आता है, तो स्टार्टिंग विथ ई, तो ई को हमने फिक्स कर दिया, और बाकी के 3 पोजीशंस के लिए फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे भी 6 वर्ड्स बन जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि पहले ए से 6 वर्ड बनेंगे, ठीक उसी तरीके से फिर ई से भी 6 वर्ड बनेंगे। ई से 6 वर्ड बनने के बाद एम से 6 वर्ड बनेंगे, एम से वर्ड आएंगे, और उसके बाद आपका टी वाला वर्ड आएगा। लेकिन अब ये सोचो कि हम टीम के लेटर्स को अरेंज करते हैं, टीम के लेटर्स को, तो 4 लेटर था, 4 पोजीशन, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो टीम के लेटर्स को यूज करके कितने अलग अलग वर्ड बन सकते थे? 24 वर्ड बन सकते थे। हम उन 24 वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, और इन 24 वर्ड में से टीम का पोजीशन क्या होगा, है ना, टीम का पोजीशन क्या होगा, रैंक क्या होगा, हमको वो निकालना है। तो उसमें उन 24 वर्ड में से पहले 6 वर्ड्स ए से आएंगे, अगले 6 वर्ड्स ई से आएंगे, उसके अगले 6 वर्ड्स एम से आएंगे, और 18 वर्ड तो निपट चुके हैं ना स्टूडेंट्स, 18 वर्ड्स निपट चुके, बचे 6 वर्ड्स। अब इन्हीं 6 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड होगा टीम, इन्हीं 6 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड होगा टीम। वो कैसे पता चलेगा? तो अब हमको स्टार्टिंग में टी तो है, लेकिन टी के बाद पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो जो बचे हुए 6 वर्ड्स है ना टी से शुरू होने वाले, उन्हीं में से कोई एक टीम होने वाला है ना, उन्हीं में से कोई एक टीम होने वाला है, लेकिन हम वहां पे कैसे पहुंचे? तो पहले टी के बाद डिक्शनरी में कौन सा आएगा? टी के बाद डिक्शनरी में पहले कौन से वर्ड आएंगे ये बताओ? क्या टी से शुरू होने वाला पहला वर्ड टीम बनेगा? मेरा सवाल है, क्या टी से शुरू होने वाला पहला वर्ड टीम बनेगा? नहीं ना, पहले टी के साथ ए आएगा। तो मतलब कि हम अब कौन सा देखना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे स्टार्टिंग विद टी और ए। अब टी और ए वाला अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने 2 प्लेसेस तो फिक्स कर दिया ना, हमने टी फिक्स कर दिया, हमने ए फिक्स कर दिया। तो इसको फिल करने के एक ही रास्ता है, इसको फिल करने का एक ही रास्ता है। तो अब हमारे पास बचा ये 2 पोजीशन, और ये 2 पोजीशन के लिए 2 लेटर्स बच गए, तो इसको फिल करने के 2 फैक्टोरियल वर्ड्स हो गए। तो इसका मतलब 2 वर्ड बनेगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 वर्ड। इसका मतलब है कि अब आपके डिक्शनरी में टी और ए से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स हो गए, मतलब 18 पहले निकल चुके थे और ये 2 निकल चुके, तो 18 और 2 20 निकल चुके। मतलब जो टीम है वो आखिर के 4 वर्ड्स में से कहीं पे आ रहा है। अब टी और ए के बाद आपके डिक्शनरी में टी ए वाले वर्ड्स पहले आएंगे, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा स्टूडेंट्स? टी ए वाला वर्ड तो आएगा, उसके बाद कौन सा वाला आएगा? उसके बाद आएगा टी ई वाला, उसके बाद आएगा टी ई वाला, राइट? तो स्टार्टिंग विथ टी ई। लेकिन जैसे हमको टी ई दिख रहा है ना, तो हमको दिख रहा है कि टीम का भी तो स्टार्टिंग का 2 लेटर्स टी ई है। तो अब हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको इसी के अंदर दिखना है। तो टी ई तो चाहिए। अब टी ई से जो हमको 2 वर्ड्स बनेंगे, टी ई से जो हमको 2 वर्ड्स बनेंगे, वो कौन से वर्ड्स बनेंगे? पहला बनेगा टी ई ए एम, और उसके बाद दूसरा बनेगा टी ई एम ए। तो कहने के लिए ये होगा आपका 18 और 2 20, ऊपर का 6 6 6 18, फिर ये 2 20,
तो 20 हो गया था। इसका मतलब जो टीम होता ये आपका 21वां वर्ड होता, और जो टेमा होता, टेमा, ये आपका 22वां वर्ड होता। मानते हो? टीम आपका 21वां वर्ड होता, टेमा आपका 22वां वर्ड होता। तो इस हिसाब से टीम वर्ड का रैंक कितना निकल कर आ गया? टीम वर्ड का रैंक निकल कर आ गया 21। बोलो समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो जल्दी से मैं रैंडम वाले वर्ड को भी सॉल्व करता हूं। रैंडम वाले वर्ड को भी सॉल्व करता हूं। आया समझ में? कहीं पे कोई डाउट आ रहा है किसी को? किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। पंकज, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो अब मैं ना रैंडम वाले वर्ड पे आता हूं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर परम्यूटेड एंड ऑल द परम्यूटेशंस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन इंग्लिश डिक्शनरी, तो फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। तो सेम फंडा है, रैंडम के वर्ड्स, रैंडम में 6 लेटर है, 6 लेटर का 6 फैक्टोरियल बनेगा, और 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा 720। 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा 720। तो 720 अलग अलग वर्ड बनेंगे। अब उन 720 अलग अलग वर्ड में से रैंडम का रैंक क्या होगा? तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, मेरी इसके जस्ट बाद 12th की क्लास है। तो रैंक ऑफ वर्ड रैंडम, रैंक ऑफ वर्ड रैंडम। अब जल्दी से बताओ, सबसे पहले हमारे कौन से वर्ड्स आने वाले हैं? सबसे पहले आपको डिक्शनरी में कौन से वर्ड्स दिखेंगे? सबसे पहले हमको दिखेगा स्टार्टिंग विथ ए। तो अगर हमने 6 लेटर का वर्ड में ए को फिक्स कर दिया, तो ए को फिक्स कर दिया, तो बाकी 5 पोजीशन में कौन कितने वेज में आएंगे? 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वर्ड्स। तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स की जो 720 अलग अलग वर्ड बनेगा, तो उसमें पहला 120 वर्ड कौन सा होगा? पहला 120 वर्ड वो वाला होगा जो ए से शुरू होगा। ठीक उसी तरीके से रैंडम में ए के बाद अल्फाबेटिकली आएगा डी, तो डी से शुरू होने वाले भी कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 120 वर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद आएगा एम, तो उसके भी 120। उसके बाद आएगा एन, उसके भी 120। उसके बाद आएगा ओ, है ना, उसके भी 120। लेकिन अब जो 720 अलग अलग वर्ड बनते, उनमें से 600 वर्ड निकल गए। 600 वर्ड, पहले 120 वर्ड ए से शुरू होंगे, अगले 120 बी से शुरू होंगे, अगले 120 एम से, ऐसे करते करते 600 वर्ड निकल गए। तो जो आखिर के 120 वर्ड है उसी में कहीं पे रैंडम छुपा हुआ है। तो अब मैं लिखूंगा स्टार्टिंग विथ आर। अब मुझे पता है कि आर से शुरू होने वाले भी 120 होने वाले हैं, लेकिन इन्हीं 120 में से कहीं पे कौन छुपा होगा? हमारा रैंडम वर्ड छुपा होगा। तो आर के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आर के बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा? आर के बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा? तो ए आएगा। आर के बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ए आएगा। तो आर ए से शुरू होने वाले वर्ड के अंदर छुपा हुआ है, आर ए से शुरू होने वाले वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। बट अल्फाबेट में अगर अल्फाबेटिकली देखें तो आर ए के बाद अगला वर्ड कौन आता है? अगर डिक्शनरी में देखोगे तो आर ए के बाद अगला वर्ड कौन आता? डी आता कि नहीं आता? डी आता, है ना। तो आर ए डी, आर ए डी, तो इसके कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 पोजीशन फिक्स कर दिया, 3 पोजीशन फिक्स कर दिया, तो बाकी के 3 पोजीशंस के लिए कितने? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वर्ड्स। तो आर ए डी से शुरू करने वाले 6 वर्ड होंगे। उसके बाद आर ए डी हो गया, ठीक उसी तरीके से आएगा आपका आर ए एम। रैम से शुरू होने वाले भी कितने वर्ड्स बनेंगे? 6 वर्ड्स बनेंगे। उसके बाद आर ए एम के बाद आएगा आर ए एन, लेकिन आर ए एन में अब मैं 6 वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसी 6 वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं रैंडम छुपा हुआ है। तो आर ए एन के बाद अल्फाबेटिकली कौन आता? आर ए एन के बाद अल्फाबेटिकली कौन आता? पहले आता डी, तो इसके कितने वर्ड्स बन जाते हैं? इसके बन जाते हैं 2 फैक्टोरियल वर्ड्स। लेकिन इसी के अंदर फिर वो हमारा वर्ड छुपा हुआ है रैंडम, ठीक, इसी के अंदर हमारा छुपा हुआ है रैंडम। तो अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आर ए एन डी से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा बनेगा? एक बनेगा आर ए एन डी एम ओ बनेगा, और दूसरा बनेगा आर ए एन डी ओ एम बनेगा।
ठीक है, तो ऊपर से जरा काउंटिंग कीजिए, ऊपर से काउंटिंग कीजिए इस तरीके से। तो यहां तक कितने वर्ड आ चुके थे? 120 120 120 120 120 600 606 612, मतलब यहाँ पे 612 वर्ड हो चुके है कि नहीं? अभी इन 612 में ये वाला वर्ड कौन सा होगा? तो ये होगा आपका 613वां वर्ड 613, और ये वाला वर्ड होगा आपका 614। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टॉकीर पूछ रहा है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट है क्या? हाँ टॉकीर, एक शॉर्टकट है, नेट पे वो शॉर्टकट अवेलेबल भी है, तो शॉर्टकट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट ये नॉर्मल प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया? प्रोसेस सिंपल है ना, थोड़ा लेंदी जा सकता है बट प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्टूडेंट्स यहीं पे फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, टाइम खत्म हो चुका है, इनफैक्ट 3 मिनट क्रॉस हो गया है। तो एंडिंग द सेशन हियर, शायद आपकी अगली क्लास होगी 12 बजे से, मेरी भी है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में मॉड्यूल खत्म करने के बाद मैं खुद से आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, है ना? आज क्योंकि हमने इन क्लास एक्सरसाइज पूरा खत्म कर लिया है, तो जो भी आपके डाउट्स बचे हो उसको दोबारा एक बार ट्राई करना। हो सकता है कि शायद अब आपको होमवर्क के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाए, ठीक है? तो और भी कुछ होमवर्क होगा? हर्ष कह रहा है कि जिनके मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, मैं आपको एक सेट होमवर्क देता हूं फिर हर्ष, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, टेक केयर।